डियर, इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग महत्वपूर्ण जीके प्रश्न उत्तर देखेंगे, प्रश्न के साथ उत्तर, उसके साथ साथ पॉइंट वाइज डिटेल भी सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये पहला पार्ट है एसएससी प्रीवियस ईयर जीके में। ये सब सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रीवियस ईयर जीके का क्वेश्चन सब कुछ चलेगा एसएससी का। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है आपका, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। अगला ऑप्शन है, पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गायें होती थी, न कि जमीन। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जिसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। यानी ये सब चीज़ें होती थी, पशुचारी लोग थे, इस तथ्य को पूरा करता है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। उनकी अधिकांश युद्ध गाय को लेकर हुए हैं। यानी ऋग्वेद में जो गाय का उल्लेख मिलता है 176 बार मिलता है, और उनका जो अधिकतर युद्ध हुआ था किसके लिए हुआ था, गाय को लेकर हुआ था। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ट यानी गाय का अन्वेषण है, समझ रहे हैं ना। अगला है कि गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। यानी उस वक्त में जो गाय होती थी वो अधिकतम यानी सर्वोत्तम धन मानी जाती थी, इससे बड़ा धन कोई नहीं होता था। जहाँ कहीं पुरोहित को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई तो उसमें आमतौर पर गाय दी जाती थी और दासियाँ होती थी। ठीक है, और भूमि कभी नहीं होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए ज़मीन पर कब्जा करते होंगे। यानी उस वक्त ज़मीन पर कब्जा करते थे सिर्फ चराने के लिए और रहने के लिए। ठीक है, परंतु भूमि उनकी निजी संपत्ति नहीं होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र, अंग। तो जिसका आंसर होगा प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंग। ठीक है, जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छिद्र सूत्र और 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। आपके ऑप्शन है, तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाना, मिशनरी को सिलोम भेजना। तो जो इसका आंसर होगा प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कलिंग युद्ध। ठीक है, इससे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अशोक को प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया था। यानी भेरी घोष को त्याग दिया गया और धम्म घोष को अपना लिया गया। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था। आपका ऑप्शन है, अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल, मयूरशर्मन। तो जो इसका प्यारे दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खारवेल। प्राचीन काल में पॉइंट्स देखते हैं। खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। खारवेल कलिंग का वीर एवं प्रतापी शासक था। इसके बारे में इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत हाथी गुफा अभिलेख है। यह द्वितीय सदी ईस्वी पूर्व में शासक हुआ था। ठीक है, यानी द्वितीय सदी ईस्वी पूर्व में हुआ शासक हुआ था तथा इसका संबंध खारवेल के चेदी वंश से था। इसने अनेक विजय प्राप्त की, जिनमें मगध के शासक बृहस्पति मित्र पर तथा दक्षिण के सातवाहन शासक पर प्रमुख थी ये विजय जो इन्होंने प्राप्त की थी। यह जैन तीर्थंकर की मूर्ति को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा। इसने कृषि हेतु नगरों का निर्माण करवाया तथा प्राचीन नदी के दोनों तटों पर महाविजय प्रसाद नाम का महल बनवाया। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने एरा, महाराज, मेघवाहन, कलिंगाधिपति आदि उपाधियां धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके ऑप्शन हैं, केवल बौद्धों को। अगला ऑप्शन है बौद्धों और जैनों को। अगला ऑप्शन है हिंदू और जैनों को। चौथा वाला ऑप्शन है हिंदू, बौद्ध और जैन। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा प्यारे दोस्तों, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को। ह्वेनसा किसके शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, रुद्रदमन। तो जिसका आंसर होगा प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसकी पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग लगभग 630 से 643 ईस्वी के मध्य हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ह्वेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत सीयूकी नामक ग्रंथ तथा उसके मित्र ह्विली द्वारा रचित ह्वेनसांग की जीवनी से प्राप्त होती है। ह्वेनसांग के विवरण से तत्कालीन
भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और प्रशासकीय पक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, आलम शाह, बलबन, इल्तुतमिश। तो जो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इल्तुतमिश। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक इल्तुतमिश को माना जाता है। इसकी सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210 ईस्वी तक था, किंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश यानी जो 1211 से 1236 ईस्वी तक था को माना जाता है, क्योंकि दिल्ली के सल्तनत को शाही संरचना, प्रमुख अंगों, एकता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली की सुव्यवस्थित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। याद रखिएगा, लाहौर के स्थान पर किसको राजधानी बनाया था? दिल्ली अपनी राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने। के.एन. निजामी के अनुसार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को एक व्यक्ति, एक पद, एक प्रजाशक्ति, एक शिक्षा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? आपके जो आंसर है और जो आपके ऑप्शन है, हरिहर 2, बुक्का 1, हरिहर 1, देवराय 2। तो जो इसका आंसर है प्यारे दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हरिहर 2। गोवा को बहमनियों से सर्वप्रथम छीनने वाला प्रथम जो विजयनगर शासक था वह हरिहर 2 था। 1777 ईस्वी में उसने बहमनी सुल्तान मुजाहिद की मृत्यु के कारण हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर गोवा को जीत लिया। अगला क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है आपके आगरा, काबुल, लाहौर, दिल्ली। तो जिसका आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आगरा। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी। प्रारंभ में उसे नूर अफगान आधुनिक आरामबाग बाग में दफनाया गया था, परंतु बाद में उसे काबुल उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है आपका पुणे, करवार, पुरंदर, रायगढ़। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रायगढ़। पॉइंट्स देख लेते हैं। शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी द्वारा 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक यहीं पर करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल तख्त का निर्माण किया था? ऑप्शन है आपके गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु हरगोबिंद ने, गुरु नानक ने। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुरु हरगोबिंद ने। सिखों के 6वें गुरु गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी तथा उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला। उन्होंने अमृतसर की रक्षा हेतु लोहगढ़ किले का निर्माण भी कराया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? ऑप्शन है आपका 1828, 1831, 1849, 1856। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1849 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। 1849 ईस्वी में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंध तथा चार्ल्स मैसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है आपके गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया। इन्होंने रहनुमाई सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की तथा 1867 से 68 ईस्वी में अपनी रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसमें यह दर्शाया गया कि किस प्रकार भारतीय उन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा है, यानी भारतीयों का जो धन है वो ब्रिटेन द्वारा कैसे लूटा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था।
ऑप्शन है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, अगला है ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, अगला ऑप्शन है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, अगला ऑप्शन है ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून द्वारा शासन का दंड अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। इसके पूर्व भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टरों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी। अब शासन का भार एक ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे भारत मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था, को दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल नियुक्त कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? आपके ऑप्शन है भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सकें। तो जो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। नेक्स्ट, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? आपका ऑप्शन है 1905, 1907, 1909, 1911। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1907 में। फास्टिवाव की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? ऑप्शन है जर्मनी, जापान, इटली, रूस। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इटली में हुई थी। मुसोलिनी प्रारंभ में इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी का सक्रिय सदस्य था, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह घोर राष्ट्रवादी बन गया। युद्ध के बाद उसने फेसियो आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ किया। मुसोलिनी ने अपनी शक्ति फासिस्टों की संगठित करने में लगा दी और इस दल का प्रभाव बड़ी तेज़ी से पूरी इटली में फैलने लगा। 1922 ईस्वी में आते आते इटली का सर्वशक्तिशाली व्यक्ति हो गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BN राव और लास्ट ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? परमादेश, प्रतिषेध, व्यादेश, निषेध। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 व्यादेश। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति होती है। वो रिटें कौन कौन सी हैं देख लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन है आपके डैश है। उपराष्ट्रपति होता क्या है? लोकसभा का सदस्य होता है। ऑप्शन है आपके राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद सदस्य जो संसद सदस्य होते हैं नहीं होता है। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सांसद, यानी संसद सदस्य नहीं होता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 66(2) के तहत उपराष्ट्रपति को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होने की अनुमति नहीं देता है, किंतु वह यदि किसी पद पर है तो निर्वाचन के पश्चात उसे पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, या जिस दिन से वह पद धारण करता है उस दिन से वह पद रिक्त माना जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह राज्य का सदस्य नहीं